सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 के दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ के नाम है यात्रा वृतांत और इस यात्रा वृतांत के लेखक है राहुल संकृत्यायन जी। राहुल संकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंडाहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कैनला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 यानी 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अत्यंतम है, अर्थात उच्चतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। बच्चों, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो इन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। जब बात भारत की स्वतंत्रता से पहले की है, जब फड़ी कलिंगपोंग की रास्ता नहीं खुली थी, अर्थात वह संचालन नहीं हुआ था वो रास्ता, तब हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से नेपाल होकर के ही तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। लेखक कह रहे हैं कि यह सिर्फ व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिकों की रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। व्यापारिक रास्ता होने के कारण
यहाँ गश्त के लिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, जहाँ पहले फौजी चौकियाँ हुआ करती थी, वहाँ के कुछ मकाने गिर जाने के कारण अब वहाँ किसानों ने अपना रैन बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिख पड़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कुछ घर आज भी वहाँ सही सलामत दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। यह उस रास्ते की एक स्थान का नाम है, परित्यक्त। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी है। जैसे कि किसी भी चीज़ों की दो पक्ष होती है, उसी तरह जब लेखक यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा में उन्हें तिब्बत की दोनों पक्ष दिखाई पड़ रहा है, कुछ तकलीफ के भी और कुछ आराम की बातें भी। जहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भीतर चले जा सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ तिब्बत में छुआछूत की कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंची नीच की भेदभाव नहीं है। यहाँ औरतें किसी से पर्दा नहीं करती और मात्र निम्न श्रेणी, जो अत्यंत ही निम्न कोटि के निचले स्तर के भिखमंगे हैं, चोरी के डर से लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, नहीं तो सर्वसाधारण आप बिल्कुल निर्भय होकर उसके अंदर रसोई में जा सकते हैं। चाहे तो आप बिल्कुल अपरिचित भी हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आप चाहे बिल्कुल ही अपरिचित व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सास हो या बहू, आप किसी के पास जाकर चाय बनाने के लिए चाय की सामग्री दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा, नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। चाय चोंगी में कूटकर, यह वहाँ की चाय बनाने की एक तरीका है, जो बनाकर आपको एक टोटीदार, मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हा से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आपके मन में कहीं शंका उपशंका है तो आप स्वयं भी रसोई में जाकर अपने दिए हुए मक्खन और सोडा खुद भी चाय में मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक, मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तिब्बत वह अत्यधिक ठंड जगह है, इसलिए हमारे यहाँ की चाय से वहाँ की चाय भिन्न है और चाय में गर्मी के लिए मक्खन डाली जाती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। वहाँ से अब लेखक चाय पीकर निकल पड़े। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तिब्बत की सीमा का स्थान है ये थोंगला। अब वह तिब्बत की सीमा पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति बच्चों, यह मंगोल भिक्षु है और इसका पूर्व नाम लोबजंग था और
लोबजंग को ही लेखक सुमिति बोल रहे हैं। यह मंगोल भिक्षु को जहां वह पहुंचा वहां भी उसे बौद्ध भिक्षुओं से जान पहचान थी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। वहां कुछ भिखमंगों की रैन बसेरा थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ा पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। लेखक कह रहे हैं यह भिखमंगों के रैन बसेरा है। इस जगह से हम 5 साल एक भले आदमी की तरह सूट बूट में घोड़े पर सवार होकर यहाँ से लौटे थे। तब भी हमें रहने के लिए नहीं मिली थी और एक हम निम्न कोटि के गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत लोग की इस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वह जो गरीबी बस्ती है वहाँ के लोग शाम होते ही छंग, यह एक प्रकार के नशीला पदार्थ है, जैसे कि हमारे इधर की मंदिरा मान लीजिए। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गरीबी बस्ती के जो लोग हैं, वो वहाँ छंग पीकर अपना होशो हवास खो बैठते हैं। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडे वहाँ की एक जमीन की नाम है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक की कोई गांव गिराव नहीं होते। वह काफी डांडे थोंगला काफी ऊंचाई पर होने के कारण वहां 16-17 मील की ऊंचाई तक दूर दूर तक कोई ग्रामीण इलाका या गांव नहीं दिखाई पड़ रहा है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। वह सुनसान जगह, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, इस कारण यह डाकुओं की बसेरा अच्छी थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जब तिब्बत की गांव में कोई खून हो जाती तो शायद उसे सजा भी मिलती, लेकिन इस सुनसान निर्जन स्थान पर डाकुओं द्वारा मार दे जाने पर उसे कोई सजा नहीं मिलती। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती है और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि यह इतना दुर्गम स्थान है, इतनी सुनसान जगह है कि डाकुओं को मार देने के बाद वहां किसी प्रकार की कोई कानून नहीं लागू होता, किसी को कोई सजा नहीं मिलती और सरकार यहाँ पे किसी भी तरह की पुलिस गश्त पे खर्च करना फजूल समझते हैं, क्योंकि कोई यहाँ गवाह भी तो नहीं मिलता। कार्रवाई तभी हो सकती है जब गवाह मिलेगी और इस निर्जन स्थान पे गवाह कहाँ से मिलेगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने का कारण यहाँ लाठी की तरह लोगों को पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ कोई किसी भी तरह की गश्त न होने के कारण, कोई भी प्रशासन न होने के कारण यहाँ के डाकू प्रत्येक डाकुओं के हाथ में लाठी की तरह पिस्तौल या बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों को पहले यहाँ के डकैत मार डालते हैं, फिर देखते हैं कि इनके पास कुछ धन संपत्ति पैसे है या नहीं, फिर बाद में उसे लूटते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। सुनसान जगह होने के कारण अगर डाकू न भी मारे तो भी उस निर्जन स्थान पे व्यक्तियों की खतरा बना रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है।
थोंगला यह तिब्बती सीमा है। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक यहाँ अपने रूप ही बदल लेते। जहाँ देखते इस तरह का माहौल है, डाकुओं की रैन बसेरा है, वहाँ तुरंत अपनी टोपी निकाल कर दया दया कह के एक पैसे मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अब वह तिब्बत की सीमा थोंगला के पास था और वहाँ से तिब्बत जाने के लिए रास्ते चढ़ाई थी और यहाँ से अपने सामान लाद कर जाना संभव नहीं था और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। आगे जहाँ लेखक को जाना था उसकी दूरी 16-17 मील थी। अब सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चले जाएंगे। लेखक अब तिब्बत के सीमा पर पहुंचकर तिब्बत पहुंचने के लिए वहां से 16-17 मील की दूरी तय करनी थी और चढ़ाई भी था। इस कारण लेखक ने उस मंगोल भिक्षु लंगजौ को कहा कि अब यहाँ से हम 2 घोड़े कर लेते हैं, जिस पे सामान भी लाद लेंगे, रख लेंगे और हम खुद भी इस पे चढ़े चलेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस यात्रा वृतांत के शेष भाग हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।